नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को रखा गया है, जो हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य से संबंधित आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह TGT, PGT हो, LD ग्रेड हो, JIC हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, EMRS हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये प्रैक्टिस पेपर। पहला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा की स्थिति काल है। अपभ्रंश भाषा की स्थिति काल है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। अपभ्रंश भाषा की स्थिति काल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व जो है यह अपभ्रंश भाषा की स्थिति काल है। ठीक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की बात की जाए तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दो भारतीय आर्य भाषा थी। उसके बाद जो है मध्यकालीन भारतीय भाषा का विकास हुआ, जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, जिसमें पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, ये सभी भाषाएं आती हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? ब्राह्मण, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? भाषा बोली से संबंधित जो प्रश्न होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उपभाषा और बोलियों से संबंधित प्रश्न 5 उपभाषा है और 18 बोलियां हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पूर्वी हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वह अर्धमागधी से हुई है। ब्राह्मण की बात की जाए तो ब्राह्मण जो है इससे जो उत्पन्न उपभाषा है वह सिंधी है, और शौरसेनी से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। मागधी से जो है बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई है अर्ध मागधी से। अगला प्रश्न है, 200 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है? 200 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी, बघेली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रजभाषा। 252 वैष्णव की वार्ता की जो भाषा है वह ब्रजभाषा है, और इसके रचनाकार हैं 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार हैं गोकुलनाथ इनकी रचनाकार हैं। और इनका एक और प्रसिद्ध ग्रंथ है 84 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, ये दोनों रचना जो है गोकुलनाथ की है। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन और संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 347। अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक ये राजभाषा आयोग से संबंधित ये अनुच्छेद है, 343 से लेकर के 351 तक। प्रश्न में पूछा गया है, राजभाषा आयोग का गठन और संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 344। 344 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, स्वभाषा स्वदेश तथा स्वधर्म का आंदोलन किसने चलाया? स्वभाषा, स्वदेश और स्वधर्म का आंदोलन जो है किसने चलाया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है
स्वभाषा, स्वदेश और स्वधर्म का आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न है, इसूरी किस बोली के लोक कवि हैं? इसूरी किस बोली के लोक कवि हैं? ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी या फिर बुंदेली? इसका सही उत्तर हो जाएगा बुंदेली। इसूरी जो है यह बुंदेली बोली के प्रमुख लोक कवि माने जाते हैं। बुंदेलखंड में बोली जाने वाली बोली को बुंदेली कहा जाता है, जिसका क्षेत्र है झांसी, जालौन और हमीरपुर, भोपाल, ये सभी जो है बुंदेली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने अंकों की किस रूप को स्वीकार किया? भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया? भारतीय अंकों को, भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को, भारतीय मूल के अरबी के अंतर्राष्ट्रीय रूप को, उपयुक्त सभी को? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को। भारतीय संविधान ने जो है अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है? तो भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है? इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति? प्रश्नों को टाइप करने में थोड़ा वर्तनी में अशुद्धि हो गई है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधेयवादी पद्धति। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति का अनुसरण कर अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था। उनके इतिहास ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 ईस्वी में लिखा गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था तो विधेयवादी पद्धति का अनुसरण करके लिखा था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? विजेंद्र स्नातक, नलिन बिलोचन शर्मा, नामवर सिंह, विनय मोहन? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। विजेंद्र स्नातक का जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ का नाम भी हिंदी साहित्य का इतिहास है। नामवर सिंह के ग्रंथ का नाम है दूसरी परंपरा की खोज। दूसरी परंपरा की खोज जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रख कर लिखा गया है। दूसरी परंपरा की खोज यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर केंद्रित है। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। अगला प्रश्न है, इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं सरापा, मच्छंद्रनाथ, कणापा, गोरखनाथ? इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरापा। इन सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने हैं सरापा। सरापा को जो है राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। वहीं जो है गोरखनाथ की बात की जाए तो सिद्धों में जो नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी जिसके प्रणेता गोरखनाथ को माना जाता है। ठीक है, और सिद्धों की संख्या जो 84 थी, 84 सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ विद्वान बड़े कवि जो है कणापा को माना जाता है।
84 सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ विद्वान कवि के रूप में कणापा को माना जाता है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ, इनमें से कोई नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा युग प्रवृत्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का जो आधार है युग प्रवृत्ति रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, उनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें उन्होंने विदेयवादी पद्धति का अनुसरण किया है, जिसका प्रकाशन जो है 1929 ईस्वी में हुआ है। हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न है, कविवचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? कविवचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1865, 1868, 1880, 1879। सही उत्तर हो जाएगा 1868 ईस्वी में जो है कविवचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन हुआ। 1868 ईस्वी में। और यह पत्रिका जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा निकाली जाती थी, और इसका जो प्रकाशन यह काशी से होता था। इसका प्रकाशन जो है काशी से होता था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अन्य पत्रिका और भी हैं, बालबोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन और कविवचन सुधा, ये सभी जो पत्रिका हैं इनके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय, यहाँ देखिए वर्तनी त्रुटि हो गई है। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन किस लेखक का है? महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आसान है, आशा करते हैं आप सभी इसका उत्तर जानते होंगे। सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह जो कोटेशन कहा है यह तुलसीदास जी के संदर्भ में कहा है। ठीक है, राम भक्तों में जो है तुलसीदास जी को सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। उन्हीं के संदर्भ में यह पंक्ति कही गई है। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ रचना है। सूफी काव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ रचना है मधुमालती, मृगावती, माधवानंद कामकंदला, पद्मावत। इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्मावत। सूफी काव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ रचना है पद्मावत। पद्मावत की बात की जाए तो यह 1540 ईस्वी में लिखा गया है, और आप सभी को पता होगा इनके रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। यह जो है श्रेष्ठ प्रेमाख्यानक काव्य है, महाकाव्य है। श्रेष्ठ प्रेमाख्यानक महाकाव्य है, और इसमें कुल 57 खंड हैं। इसमें कुल 57 खंड हैं। तो सूफी काव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ रचना जो है वह पद्मावत है। मधुमालती की बात की जाए तो इनके रचनाकार का नाम है मंजन। मृगावती जो है यह कुतुबन की है, और माधवानंद कामकंदला जो है यह आलम का है। अगला प्रश्न है, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। यह कथन किसका है? महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो यह कथन जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। यह कथन जो है राम कुमार वर्मा है का। डॉक्टर नगेंद्र का एक प्रसिद्ध कथन है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है।
छायावाद के संदर्भ में छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वहीं रामविलास शर्मा ने कहा है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह कथन जो है रामविलास शर्मा का है। अगला प्रश्न है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा जो है बालकृष्ण भट्ट की है। बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार हैं। बालकृष्ण भट्ट हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट को कहा है और हिंदी का एडिशन जो है प्रताप नारायण मिश्र को कहा है। एडिशन प्रताप नारायण मिश्र और स्टील जो है बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था? भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था? तोताराम, सदानंद, प्रताप नारायण मिश्र, बनारसी दास चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तोताराम। भारत बंधु पत्रिका के संपादक थे तोताराम और इस पत्रिका का जो प्रारंभ हुआ था प्रकाशन वर्ष 1876 ईस्वी में यह पत्रिका प्रारंभ हुई थी। 1876 ईस्वी में कहाँ से? तो अलीगढ़ से, अलीगढ़ से, ठीक है। 1876 ईस्वी अलीगढ़ और इसके संपादक थे तोताराम। आज का अंतिम प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह, सदा सुखलाल नियाज, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इंसालाल खान। अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो सही उत्तर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किया, राजा लक्ष्मण सिंह। और सदा सुखलाल नियाज की जो रचना है वह है सुख सागर। रानी केतकी की कहानी, इंशाअल्लाह खान, आप सभी को मालूम होगा इंशाअल्लाह खान की प्रसिद्ध है कहानी है रानी केतकी की कहानी, जिसे उदयभान चरित के नाम से जाना जाता है। आशा करते हैं आज का प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा होगा। प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो को हम बराबर लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।